आ गई तू? अभी पिछले हफ्ते तो आई थी। तेरे ससुराल वाले क्या सोचते होंगे? क्या मतलब क्या सोचते होंगे? किसी गैर के घर थोड़ी ना आती हूँ, अपने घर आई हूँ। ला मेरी अलमारी की चाबी दे, कल इंटरव्यू है, सारे सर्टिफिकेट लेकर जा रही हूँ। अरे बेटा पहले ही कहा था ले जा तू ना, किसी दिन हमें बुरा बनाएगी ससुराल वालों के सामने। अच्छा चल ये ले चाबी, पर बेटा एक बात बता, तू सुबह निकली अपनी सास को बता के आई थी कि नहीं? माँ यार फिर वही बात, मैं अपने मायके आ रही हूँ, कोई पराये घर थोड़ी ना जा रही हूँ, इसमें बताने वाली क्या बात है भला? बेटा तू समझती क्यों नहीं, ससुराल है वो, वहां का एक तरीका होता है, एक कायदा होता है। अगर बहू बता के निकले तो घर की इज्जत बढ़ती है। पापा इज्जत तो दोनों तरफ से बढ़नी चाहिए ना। कल ही मेरी सास कहीं गई थी अपनी किसी सहेली के यहाँ, मुझसे तो नहीं पूछा उन्होंने। अरे वो बड़ी है, सास है तेरी, उनका और तेरा हिसाब एक थोड़ी ना होता है। माँ वो बड़ी है तो ठीक है, मैं ननद तो मेरी बराबरी की है ना, वो भी रोज कहीं ना कहीं निकल जाती है, कभी क्लास के बहाने, कभी सहेली के घर। मुझे बता के जाती है क्या कभी? नहीं ना, तो फिर मुझसे ही क्यों उम्मीद रखी जाती है कि मैं हर बार बता के निकलूं? बेटा ये अलग बात है, तेरी अलग है, तू नई नई बहू है उस घर की, तुझे थोड़ा संभल के चलना पड़ता है शुरू शुरू में। पापा शुरू शुरू में तो ठीक है, पर ये तो हर बार का किस्सा हो गया है। जरा सी बात पर सुनने को मिलता है, बहू को बिना बताए घर से निकलने की आदत है। अरे मैं तो अपनी मायके आई थी, इसमें बताने छुपाने वाली बात कौन सी होगी? देख बेटा तू ये मत समझ कि हम तेरे खिलाफ बोल रहे हैं, हम तो बस इतना चाहते हैं कि तू किसी दिन उनकी नजरों में ना गिर जाए। एक बार का गुस्सा भूल जाते हैं लोग, पर बार बार की बात ना याद रह जाती है। माँ वो बात मुझे भी पता है, पर सोचो जरा, अगर हर बार मुझसे ही पूछ पूछ के जाने की उम्मीद रखी जाएगी और उधर वो लोग बिना बताए घूमते रहेंगे, तो ये तो एक तरफा हो गया ना रिश्ता। अरे बेटा ये सब बातें घर में बैठ के सोचने की नहीं होती, घर चलाना है तो थोड़ा झुकना पड़ता है, थोड़ा दबाना पड़ता है खुद को। पापा झुकना तो ठीक है, पर हर बार मैं ही क्यों झुकूं? खैर छोड़ो, अभी टाइम नहीं है इस पर बहस करने का। कल इंटरव्यू है, सारे सर्टिफिकेट देख लूं जरा। देख ले बेटा, पर मेरी बात का ध्यान रखना, आगे से जब भी निकले ना एक फोन कर दिया कर उन्हें, बस इतनी सी बात है। चित्रा अलमारी खोलकर सर्टिफिकेट निकालने लगती है, चेहरे पर हल्की सी झुंझलाहट लिए मन ही मन बड़बड़ाती है। पूछू तो ठीक, पर वो लोग भी तो कभी पूछ के नहीं जाते। कुछ दिनों के बाद चित्रा के माँ बाप उसके ससुराल जाते हैं, जहाँ चित्रा की माँ उसकी सास के पैर छूती है। अरे अरे बहन जी ये क्या कर रही हैं आप, पैर मत छुआ करिए, आप मेरी बहू की माँ है, मेरे लिए तो आप भी उतनी ही इज्जत के हकदार है जितनी मैं। अरे नहीं जी, आप तो लड़के वाले हो, बड़े लोग हो, हम तो लड़की वाले ठहरे, हमारा तो फर्ज बनता है ये सब। माँ ये बार बार पैर छूने लगती हो, माँ जी ने कितनी बार मना किया है फिर भी। तू चुप कर, बड़ों की बातों में मत बोल, ये संस्कार की बात है, तुझे समझ में नहीं आएगी। चित्रा बेटा जरा प्लेट पकड़ो, पापा जी की चाय भी बन गई है क्या रसोई में? अरे चित्रा तेरी सास खुद उठ के लगा रही है नाश्ता, तू क्या कर रही है वहां बैठ के, जा जल्दी से हाथ बटा। मम मैं भी तो अभी उठी थी, माँ जी ने खुद कहा बैठ जाओ। नहीं बेटा ऐसे नहीं चलता, पहले सास ससुर को खिलाओ फिर खुद खाओ, ये तेरे घर के तौर तरीके है, याद रखा कर। माँ यहाँ तो किसी ने कभी ये नहीं कहा पहले इनको खिलाओ फिर मैं खाऊं, ये सब तो घर में साथ बैठ के खाते हैं। वो अपनी तमीज है उनकी, हमें तो अपनी बेटी को सिखाना है ना कि ससुराल में कैसे रहा जाता है। अरे बहन जी आप क्यों इतना दबाव डाल रही हो चित्रा पर, वो तो खुद इतनी समझदार है, इतनी बड़ी नौकरी करती है, दीपेश जितना कमाती है, बराबर की हिस्सेदार है घर की। जी वो तो ठीक है, पर बेटा नौकरी अपनी जगह है, घर की जिम्मेदारी अपनी जगह। ससुर जी की दवाई का टाइम हो गया होगा, तेरा ध्यान है कि नहीं? हाँ माँ है, सुबह दे दी थी मैंने दवाई। तुम हर बार ऐसे क्यों बोलती हो जैसे मैं कुछ करती नहीं यहाँ? मैं कुछ नहीं बोल रही हूँ, बस याद दिला रही हूँ, आगे के लिए भी ध्यान रखा कर। माँ जी देखिए ना, माँ को हर बार लगता है जैसे मैं यहाँ कोई काम ही नहीं करती, हर वक्त सिखाने पे लगी रहती है। अरे नहीं बेटा तुम तो बहुत अच्छे से रहती हो, हमें कोई शिकायत नहीं है तुमसे, बहन जी बस थोड़ा ज्यादा ही सोच लेती है शायद। नहीं जी बुरा मत मानिए, हमारा तो फर्ज बनता है बेटी को समझाना, आखिर लड़की वाले हैं हम। पता नहीं माँ को कब समझ में आएगी, बराबरी का रिश्ता है ये, ना मैं छोटी हूँ ना ये लोग बड़े। एक रोज चित्रा किसी काम से मायके जाती है, लेकिन जैसे वो वहां पहुंचती है उसकी सास का फोन माँ के पास आता है। सास फोन पर बोलती है, बहन जी जरा अपनी बेटी को समझाइए, बिना पूछे मायके चली आती है हर बार, ये कोई तरीका है क्या? जी बहन जी मैं माफी चाहती हूँ, मैं अभी बात करती हूँ उससे। फोन रखते ही माँ चित्रा की तरफ मुड़ती है। ये क्या तरीका है तेरा, तेरे सास का फोन आया था अभी, कितना कुछ सुना दिया मुझे। भाई तू पूछ कर क्यों नहीं आती अपनी सास से, हर बार यही झगड़ा हो जाता है। मम्मी ये सब ना आपकी वजह से हो रहा है,
पहले कभी सास ने ये सवाल किया मुझसे? कभी फोन किया आपको? कुछ नहीं होता था पहले। हाँ तो अब क्या हो गया अचानक? अचानक नहीं हुआ मम्मी, आप ही ने करवाया ये सब। आप गई थी ना उनके घर, पैर छुए थे सास के। मैंने कितनी बार मना किया था, फिर भी आप नहीं मानी। अरे वो तमीज की बात थी बेटा, बड़े हैं वो लोग। कैसे बड़े हैं मम्मी? बराबर है सब। आपने बार बार जाकर उनके सामने झुक झुक के दिखाया, यही बोला हम लड़की वाले हैं, हमारा फर्ज है। अब वो लोग भी यही समझने लगे कि हम नीचे हैं और वो ऊपर है। मैं तो बस अच्छे संबंध बनाना चाहती थी बेटा। अच्छे संबंध ऐसे नहीं बनते मम्मी, बराबरी से बनते हैं। अब देखो नतीजा, हर छोटी बात पर मुझसे हिसाब मांगा जाता है। कहाँ जा रही हो? बताकर जाओ, पूछ कर जाओ। पहले तो ये सब कभी नहीं था। अच्छा बेटा, अब मैं क्या करूं बता। अब कुछ मत कीजिए मम्मी, बस आगे से इतना ध्यान रखिएगा, ना पैर छुए ना बार बार झुक कर दिखाए। आपने सारी गड़बड़ शुरू करवाई है। इतना कहकर चित्रा अपना बैग उठाती है और घर से निकल जाती है। वो ससुराल जाती है जहाँ सब बैठे होते हैं, लेकिन गुस्से से भरी चित्रा किसी को कुछ नहीं कहती और सीधे कमरे में चली जाती है। उसके जाती है। देखा दीपेश, देखिए अपनी बीवी की हरकत। मायके से आई और सीधा कमरे में घुस गई, किसी से बात तक नहीं करी। हाँ माँ, ये तो गलत बात है। आते ही सबका हालचाल तो पूछना चाहिए था कम से कम। यही तो मैं बोल रही हूँ, जरूर इसकी माँ ने कुछ न कुछ भर दिया है इसके कान में। देख इतना गुस्सा किसी बात के बिना नहीं आता। सही कह रही हो माँ, मुझे भी यही लगता है। इसकी माँ जब यहाँ आती है ना तो कितना झुक के रहती है, कितना मान सम्मान देती है आपको। बोलती है आप लड़के वाले हो, बड़े हो, लेकिन जब ये जाती है वहां तो पता नहीं क्या पट्टी पढ़ाई जाती है इसको। वही तो, देख आज भी यही हुआ होगा। मायके से आई है और सीधा गुस्से में बैठी है कमरे में। माँ मैं जाकर पूछता हूँ क्या हुआ। ऐसे चुप बैठे रहने से तो कुछ हल नहीं निकलेगा। नहीं नहीं दीपेश, तुम मत जाओ अभी। अगर तुम गए और पूछा तो वो उल्टा यही सोचेगी मैंने तुम्हें भेजा है, मैंने ही कुछ भरा है तुम्हारे कान में। फिर देखना सास बहू का झगड़ा शुरू हो जाएगा, घर में कलेश मचेगा, माहौल बिगड़ जाएगा वो अलग से। तो फिर क्या करूं माँ, ऐसे तो नहीं छोड़ सकते ना बात को। अरे छोड़ो अभी के लिए, अपने आप शांत हो जाने दो उसे, समय के साथ पता चल जाएगा क्या बात है। ठीक है माँ, जैसा तुम कहो। पर ये जो चित्रा ने किया ना, ये बहुत ही गलत किया। घर में आकर ऐसे मुंह फुला के बैठ जाना, किसी से बात ना करना, ये तो शोभा नहीं देता। हाँ बेटा, यही तो मैं भी सोच रही हूँ। पता नहीं आजकल की लड़कियों को क्या हो गया है, जरा सी बात पे इतना रिएक्ट करती हैं। खैर छोड़ो माँ, देखते हैं शाम तक क्या होता है। अगर बात नहीं बनी तो फिर बात करनी पड़ेगी इससे। सास रसोई में अकेली खड़ी सब्जी काट रही थी। चित्रा ऑफिस से आकर सीधा अपने कमरे में चली जाती है, बिना किसी से कुछ बोले। चित्रा बेटा, जरा आके सब्जी में हाथ बटा दो, अकेले नहीं हो पा रहा है आज। माँ जी मैं बहुत थक गई हूँ, थोड़ी देर आराम कर लूं फिर देखती हूँ। सास कुछ नहीं बोलती, बस चुपचाप वापस काम में लग जाती है। ससुर उसी वक्त वहां आते हैं और चाय मांगते हैं। बहू जरा एक कप चाय बना दोगी, दवाएं खानी है। पापा जी अभी थोड़ी थकी हुई हूँ, माँ बना देंगी। ये क्या हो रहा है आजकल? बहू ना घर के काम में हाथ बटाती है, ना ठीक से बात करती है किसी से। पहले तो ऐसी नहीं थी। अरे पता नहीं जी, कुछ दिनों से बदली बदली सी लगती है, ना खुद कुछ बोलती है ना पूछने पर ठीक से जवाब देती है। दूसरे दिन रात के खाने के वक्त सब डाइनिंग टेबल पर बैठे होते हैं। चित्रा चुपचाप खाना खा रही होती है। बेटा आजकल तुम इतनी चुप चुप क्यों रहती हो? ना काम में मन लगाती हो ना बात करती हो, कुछ हुआ है क्या? कुछ नहीं, वो बस ऑफिस का काम ज्यादा है इन दिनों। अरे बेटा, ऑफिस का काम तो ठीक है, पर घर भी तो चलाना है ना साथ में। चित्रा कुछ जवाब नहीं देती, बस चुपचाप उठकर अपने कमरे में चली जाती है। अंदर ही अंदर वो सोचती रहती है कि जब बराबरी हर बात में इनको चाहिए, पैसा बराबर, हिस्सेदारी बराबर, फिर मेरी माँ को नीचा दिखाने का हक इन्हें कैसे मिल गया? चित्रा, ये पैसों वाली क्या बात है? आजकल तुम सैलरी घर में दे ही नहीं रही। इस बार तो बहुत खर्चा हो गया घर का, थोड़े पैसे तो दे दो। क्यों दूं मैं पैसे? तुम लोग तो बड़े लोग हो, लड़के वाले हो, तुम लोगों को पैसे की क्या जरूरत? ये क्या बोल रही हो तुम? लड़के वाले लड़की वाले, ऊपर नीचे। मैंने तो कभी सोचा ही नहीं ऐसा कुछ। मैंने तुमसे शादी इसलिए करी थी क्योंकि मुझे बीवी नहीं पार्टनर चाहिए थी। तुम पढ़ी लिखी हो, हमारी सोच मिलती है, भाषा मिलती है, यही तो वजह थी। यहाँ कोई ऊपर नीचे की तो बात ही नहीं है। फिर तुम ये सब बकवास क्यों कर रही हो? बकवास नहीं कर रही हूँ मैं, हकीकत बता रही हूँ। तुम्हारी माँ ने मेरी माँ को फोन करके क्या कहा था पता है तुम्हें? कहा कि चित्रा बिना पूछे मायके चली जाती है, इसे समझाओ। बोलो, तुम कभी कहीं जाते हो तो मुझसे पूछते हो? नहीं ना, तो फिर बराबरी की बात मत करो। बराबरी तब होगी जब सब एक दूसरे से पूछ कर चले, सिर्फ मुझसे नहीं। रुको रुको रुको, ये बात मुझे तो पता ही नहीं थी। माँ ने तो मुझे कुछ नहीं बताया इस बारे में। सच में ऐसा हुआ था? हाँ हुआ था, और तुम्हारी माँ ने मेरी माँ को इतना कुछ सुना दिया कि उन्हें फोन पर माफी मांगनी पड़ी। ये तो गलत किया माँ ने, बिल्कुल गलत किया। मैं मानता हूँ ऐसा नहीं करना चाहिए था उन्हें। मैं बात करूंगा माँ से इस बारे में।
बात करने से क्या होगा? अब हो तो गया। अरे फिर भी गलत तो गलत है। लेकिन चित्रा, एक बात कहूं, बुरा मत मानना, कहीं ना कहीं तुम्हारी माँ की भी गलती है इसमें। वो जब भी यहाँ आती है इतना नीचा दिखाती है खुद को, इतना झुक झुक के चलती है, बार बार बोलती है हम लड़की वाले हैं, हम छोटे हैं, तो सामने वाला भी यही सोचने लगता है, हाँ भाई ये लोग सच में नीचे है। तो इसमें मेरी क्या गलती है? माँ का व्यवहार है वो। गलती तुम्हारी नहीं है, पर सोचो जरा, जब कोई खुद को छोटा दिखाएगा तो सामने वाला भी उसे छोटा ही समझेगा ना। अगर तुम्हारी माँ भी बराबरी से मिलती, ना पैर छूती, ना बार बार अपने को नीचा बताती, तो शायद मेरी माँ को भी ये हक महसूस नहीं होता कि वो तुमसे या तुम्हारी माँ से हिसाब मांगे। अरे तो मैं क्या करूं फिर? तुम कुछ मत करो, बस अपनी माँ को समझा दो आगे से ऐसा ना करे। मैं अपनी माँ से बात करता हूँ, ये सब बंद होना चाहिए दोनों तरफ से। चित्रा की सास सीधा गाड़ी निकालकर चित्रा के मायके पहुंच जाती है। दरवाजे पर दस्तक होते ही चित्रा की माँ दौड़कर दरवाजा खोलती है। अरे बहन जी, आप आइए आइए, अंदर आइए, बताया होता मैं कुछ बनवा कर रखती। सास कुछ नहीं बोलती, बस अंदर आकर सोफे पर बैठ जाती है। चेहरे पर गुस्सा साफ नजर आता है। बैठिए बहन जी, मैं अभी पानी लाती हूँ, फिर चाय बनाती हूँ आपके लिए। पानी वानी बाद में, पहले ये बताओ अपनी बेटी को क्या सिखाकर भेजा है तुमने? क्या हुआ बहन जी, ऐसा क्या कर दिया चित्रा ने? क्या करती है? घर में किसी से बात नहीं करती, काम में हाथ नहीं बटाती, ना अपने सास से मतलब ना ससुर से, जैसे कोई किराएदार हो घर में, ऐसे रहती है। ये तो मुझे नहीं पता था बहन जी, मैं बात करूंगी उससे। बात करोगी? अरे बहुत बार बात हो चुकी। तुम खुद तो यहाँ आके इतना झुक झुक के दिखाती हो, हाथ जोड़ती हो, पैर छूती हो, बोलती हो हम लड़की वाले हैं, हम नीचे हैं। पर तुम्हारी बेटी क्यों इतनी अकड़ में रहती है हमारे घर में? ये कैसी परवरिश है तुम्हारी? बहन जी माफ कर दीजिए, गलती हो गई हमसे, मैं समझाऊंगी उसे, वो अच्छे से रहेगी अब आपके घर में। समझाना तो पड़ेगा ही, घर का माहौल बिगड़ रहा है उसकी वजह से, ना खाना ठीक से बनता है, ना कोई ठीक से बात करता है उससे। ये कैसा घर चल रहा है? चित्रा की माँ की आंखों में आंसू आ जाते हैं, वो हाथ जोड़ लेती है। बहन जी हाथ जोड़ती हूँ आपके सामने, मुझसे गलती हुई हो तो माफ कीजिए, पर मेरी बेटी बुरी नहीं है, मैं आज ही बात करूंगी उससे, वो सुधर जाएगी। ठीक है, देखते हैं, पर अगली बार ऐसी शिकायत मिली ना तो मैं सीधा अपने बेटे से बात करूंगी इस रिश्ते के बारे में। इतना कहकर सास उठकर सीधा दरवाजे की तरफ बढ़ जाती है। बिना पानी पिए, बिना चाय के इंतजार किए चित्रा की माँ वहीं सोफे पर बैठी रोती रह जाती है। हाथ अभी भी जुड़े हुए थे। सास के जाने के बाद चित्रा की माँ देर तक वहीं बैठी रहती है। थोड़ी देर बाद पति के पास जाकर बैठ जाती है। सुनिए जी, आज तो बहुत बुरा हुआ। चित्रा की सास आई थी, इतना कुछ सुना गई मुझे। मैं सोच रही हूँ कहीं गलती हमारी तो नहीं है इसमें। कैसी गलती भाई? यही कि हमने चित्रा को इतना पढ़ाया लिखाया, इतना काबिल बनाया कि वो अपनी हर जिम्मेदारी खुद संभाल सके, अपनी भी और ससुराल की भी। और हम खुद उनके सामने इतना झुक गए, इतनी इज्जत दे दी कि अब वो लोग यही समझने लगे कि हम असल में छोटे हैं। हाँ, बात तो तुम्हारी सही है। हमने इज्जत जरूरत से ज्यादा दे दी और वो इज्जत उनको पची नहीं, वही सारी दिक्कत की जड़ है। तब क्या करे फिर? चित्रा को मना करे कि वो अपना व्यवहार बदले? नहीं, बिल्कुल नहीं। चित्रा जो कर रही है ठीक कर रही है, उसने कोई गलत काम नहीं किया। वो बराबरी मांग रही है, इसमें बुराई क्या है? हम उसे मना नहीं करेंगे। सही कह रहे हैं आप, चलिए फोन करते हैं उससे। चित्रा की माँ फोन मिलाती है। दूसरी तरफ चित्रा फोन उठाती है। हाँ माँ बोलो। बेटा कैसी है तू, सब ठीक है ना? हाँ माँ ठीक हूँ। बेटा सुन, तू जैसे कर रही है वैसे ही करती रहे, हमें कोई परेशानी नहीं है इससे, तू सही है, हम तेरे साथ है। सच में पापा? हाँ बेटा, बिल्कुल सच में। तुझे किसी के आगे झुकने की जरूरत नहीं है, बराबरी से रह अपने घर में। लेकिन हाँ, कुछ कर कि सब ठीक हो जाए। दामाद जी से बात कर। चित्रा दीपेश से बात करती है और दोनों मिलकर प्लान बनाते हैं। अगले रोज से कुछ हफ्तों में घर का माहौल पूरी तरह बदल जाता है। चित्रा अब हर काम खुद संभालने लगती है। नाश्ता बनाना, सास को हाथ में खाना देना, ससुर की दवाई का ध्यान रखना, सब कुछ। सास अब खुद कुछ नहीं करती, बस बैठी बैठी हुक्म चलाती रहती है। चित्रा बेटा, आज खाना जरा जल्दी लगा देना, योगा क्लास जाना है मुझे। जी अभी लाती हूँ। घर में सब कुछ शांति से चलने लगता है। सास बहुत खुश रहती है, लेकिन महीने के आखिर में फिर वही खर्चों वाला दौर आता है। दीपेश बेटा, इस बार क्लब की फीस थोड़ी बढ़ गई है, जरा पैसे निकाल देना। हाँ बेटा, और मेरी दवाइयाँ भी खत्म हो गई है, योगा क्लास की किटी भी देनी है इस बार। पापा, इतना सब तो मैं अकेले नहीं कर पाऊंगा। मेरी सैलरी से तो घर चल जाता है, पर इतने सारे एक्स्ट्रा खर्चे मुश्किल हो जाएंगे। अरे तो फिर बहू की सैलरी कहाँ जाती है? वो भी तो कमाती है। मेरी सैलरी आप लोग क्यों लेंगे भला? हम तो छोटे लोग हैं,
हम तो लड़की वाले हैं, आप लोग तो बड़े हो, लड़के वाले हो। जब आप इतने बड़े हो तो हमारे पैसों पे डिपेंड क्यों रहना है आपको? सास चुप हो जाती है। कुछ पल के लिए कमरे में सन्नाटा छा जाता है। सास को समझ में आ जाता है कि जो खेल उसने शुरू किया था वो अब उल्टा उसी पर पड़ गया है। ठीक है, समझ गई मैं बात। पर एक बात बताऊं, ये सब सिखाया किसने तुझे? तेरी माँ ने ही तो शुरू से हमारा दिमाग खराब किया। उसी वक्त चित्रा की माँ वहां आती है, हाथ जोड़कर सास के सामने खड़ी हो जाती है। बहन जी, माफी चाहती हूँ। हमारे यहाँ रिवाज है कि लड़की के ससुराल वालों की पूरी इज्जत की जाए, अपनी बेटी को अच्छी बातें सिखाई जाए, लेकिन इसका मतलब ये कभी नहीं था कि आप लोग इसे गलत तरीके से समझे और चित्रा को हमेशा नीचा दिखाया जाए। नहीं बहन जी, गलती हमारी ही थी। हमने इज्जत को अपना हक समझ लिया था, माफ करना। अब से घर में कोई छोटा बड़ा नहीं, सब बराबर है। चित्रा की माँ की आंखों में खुशी के आंसू आ जाते हैं। दीपेश चित्रा का हाथ थाम लेता है और घर में पहली बार सच में बराबरी और अपनापन महसूस होता है। सुबह सुबह सुमन यानी मीठी छुरी सुमन देवी सोफे पर बैठी विराजमान टीवी पर भजन का आनंद ले रही होती है। उधर किचन में बेचारी शीला गैस चूल्हे पर चाय का पतीला चढ़ाकर भगवान से रोज की तरह प्रार्थना कर रही होती है। हे कान्हा जी, आज सासू माँ की सुबह किसी अच्छी पड़ोसन से शुरुआत ना हो, वरना आज तो फिर से मीठी छुरी बनके मुझे काट ही डालेगी। लेकिन शायद आज ऊपर वाला भी सास बहू के इस मजेदार सीरियल के फुल एपिसोड देखने के मूड में होगा। शाम को सुमन की बहू शीला सुंदर सा सूट पहनकर हाथ में हटीला उठाकर जैसे ही सब्जी लेने बाजार जाने के लिए दरवाजे की तरफ कदम बढ़ाती है कि तभी सोफे पर बैठी सासू माँ का सायरन बज उठता है। अरे शीला बहू, कल बाजार में गोमती की बहू चारुल मिली थी। क्या बढ़िया साड़ी पहनी हुई थी। भले ही शादी को 8 साल हो गए हो, पर मजाल है बहू के सिर से पल्ला हटा हो। माँ जी, मैं भी तो हमेशा ही साड़ी पहनती हूँ। सोचा बाजार जा रही हूँ सब्जी लेने के लिए, अब थोड़ी देर के लिए क्या साड़ी पहनना, इसलिए सूट पहन लिया। अरे नाना बहू, मेरा वो मतलब नहीं था। मैं तुझे कहाँ कुछ कह रही हूँ, मैं तो बस उस गोमती की बहू की बात बता रही हूँ। वैसे साड़ी पहनकर तो तू भी किसी से कम नहीं लगती। शीला को समझ नहीं आ रहा था कि सासू माँ उसे सुना रही है या बता रही है। खैर, ये सब तो चलता ही रहेगा। अब देखना ये है कि आगे क्या होगा। शाम को सुमन पड़ोसन के यहाँ से घूम कर आती है और आते ही डाइनिंग टेबल पर बैठ गई। शीला तुरंत गर्मा गर्म हलवा बनाकर सासू माँ को खाने के लिए देती है। सासू माँ ने जैसे ही हलवे का चम्मच मुंह में डाला, अरे शीला बहू, आज निर्मला जी पार्क से लौटने के बाद जबरदस्ती अपने घर ले गई। निर्मला एक बार कहने पर उसकी बहू झट से सूजी का हलवा बनाकर ले आई। नहीं तो आजकल की बहुएं सुनती कहाँ है। और क्या बताऊं बहू तुझे, भाई क्या लाजवाब स्वादिष्ट हलवा था, एकदम परफेक्ट। ना ज्यादा मीठा ना कम मीठा, खा कर तो मजा आ गया, आत्मा तृप्त हो गई। वरना आजकल की बहुएं उन्हें हलवा बनाना कहाँ आता है। अब सास के मुंह से सुनकर शीला का मुंह गुस्से से उतर गया। माँ जी, आपने तो कभी मेरे बनाए हलवे की कभी तारीफ नहीं की। बस एक बार निर्मला आंटी की बहू के हाथ का हलवा क्या खाई, बस गुणगान करने लगी। मैंने भी इतनी मेहनत से हलवा आपके लिए बनाया है, आपने चखा तक नहीं। अरे नाना बहू, ऐसी बात नहीं है। मैं कहाँ तुझे कुछ कह रही हूँ, मैं तो बस बता रही हूँ हलवा तूने भी बहुत बढ़िया बनाया है। बस इसमें थोड़ा मीठा हल्का है, थोड़ी किशमिश और होती तो मजा आ ही जाता। थोड़े से ऊपर से बादाम और इसमें होते तो लाजवाब हलवा बनता। वैसे बहू, हलवा लाजवाब बनाया है तूने। तू ना बेकार में कुछ भी सोच लेती है। ला, थोड़ा और हलवा खिला। सासू माँ की बात सुनकर शीला का सिर चकरा जाता है। हे कान्हा जी, ये सासू माँ मेरी तारीफ कर रही है या बुराई करके बता रही है? क्या समझूं मैं इसे? शिला सासू माँ को थोड़ा और हलवा खाने के लिए देती है। अगले दिन शिला जल्दी से सारे काम निपटाकर किचन की सफाई में लगी होती है। शिला एक एक कोने की घिस घिस कर सफाई करती है। तभी किचन में सासू माँ आती है। शिला बहू, अरे वाह, किचन तो तूने एकदम चमका कर रख दिया। बहू तुझे क्या बताऊं, वो सुशीला है ना, उसका घर इतना शीशे की तरह चमका रहता है कि क्या बताऊं। मजाल है घर में कहीं जरा भी धूल नजर आए। पोछा तो ऐसे लगाती है कि बस क्या ही बताऊं। मुंह देख लो, एक एक कोना चमका कर रखती है। शीला के हाथ से पोछा छूट गया। माँ जी, मैं भी अच्छे से बढ़िया ही पोछा लगाती हूँ। फर्क बस इतना है, सुशीला आंटी की बहू हाथ से लगाती है और मैं बकेट से। आपको दिखाई नहीं दे रहा है? कहीं कोई दाग बताइए। बल्कि हाथ से ज्यादा मेहनत बकेट से पोछा लगाने में। बस लगता ही है इससे आराम से लगता है। सुमन देवी ने तुरंत मासूमियत मीठी छुरी की तरह बात की।
अरे नाना बहू, मैं तुझे कहाँ कुछ कह रही हूँ, मैं तो बस बता रही थी तेरा पोछा और साफ सफाई के आगे मजाल है कोई कमी निकाल पाए। किचन तो तूने एक चकाचक कर दिया है, बस थोड़ा सा वो ऊपर वाले थोड़े से जाले रह गए हैं। सिंक भी क्या एकदम चमका दी है, मुंह देख लो, बस थोड़ा सा यहाँ बीच में हल्का सा दाग नजर आ रहा है। और ये चिमनी तो ऐसे चमका दी है जैसे अभी अभी बाजार से खरीदी है। शीला सासू माँ की बात सुनकर अपना माथा पीट लेती है। उसे समझ नहीं आता कि सासू माँ उसकी तारीफ कर रही है या फिर कमियां गिनवा रही है। सासू माँ की बातों से शीला को गुस्सा तो बहुत आ रहा होता है, पर वो कंट्रोल करके रखी होती है और गुस्से से मन ही मन बड़बड़ाते हुए, हे कान्हा जी, मुझे इतनी शक्ति देना कि अपनी मीठी छुरी सासू माँ की बातें सहन कर सकूं। अरे हद होती है, कल से पीछे पड़ी है। साड़ी से शुरू होकर ये सिलसिला हलवे और पोछे से होते हुए न जाने कहाँ कहाँ पहुंचेगा। पता नहीं, तारीफ तो ऐसे करती है कि इंसान आसमान पर पहुंच जाए और फिर मीठी छुरी से सीधा नीचे। बेचारी शिला लंबी गहरी सांस लेती है और अपने गुस्से को किसी तरह कंट्रोल करके अंदर दबा लेती है। अगर इस समय जरा भी मुंह खुला तो पक्का महाभारत तय है। चुप रहने में ही भलाई है। लेकिन तभी शिला सीधा किचन में गई और फ्रिज से ठंडा पानी की बोतल निकालकर एक ग्लास ठंडा पानी सासू माँ को लेकर पकड़ाती है। ये लीजिए माँ, ठंडा पानी पी लीजिए। गला सूख गया होगा ना, ठंडा पानी पियेंगी तो दूसरों की बहुओं की तारीफ करने में आसानी मिलेगी। सुमन शीला बहू के हाथ से पानी का ग्लास लेकर पानी का एक घूंट भरते हुए बोलती है, अरे बहू, तू तो फिर बुरा मान गई। मैं तुझे कहाँ कुछ कह रही हूँ, मैं तो बस बता रही हूँ। वैसे तू बेवजह गुस्सा हो जाती है, पर एक बात कहूँ, गुस्से में ना तू बड़ी प्यारी लगती है। आज चल, अब जाकर मेरे लिए एक कप कड़क चाय बनाकर पिला दे। शीला मन ही मन खिलच कर रह जाती है। सही में माँ जी कुछ कहती कहाँ है, बस बताती ही रहती है। किसी दिन ऐसा सबक सिखाऊंगी कि याद रहेगा। अब शाम का समय होता है। सुमन देवी सोफे पर बैठी हुई मजे से चाय की चुस्की ले रही होती है। तभी शीला खुश होती हुई हॉल में आती है। माँ जी, जरा ये साड़ी देखिए, मेरे मायके से मम्मी ने हम दोनों के लिए भेजी है ना बढ़िया साड़ी। अब सुमन देवी चश्मा ठीक करती है और हाथ में डब्बा लेकर खोलती है और दोनों साड़ी को हाथ में लेकर उलट पलट कर देखती है और सासू माँ के चेहरे पर एक अजीब सी मुस्कान के साथ बड़े ही मीठे अंदाज में बोलती है, अरे वाह बहू, साड़ी तो ठीक ठाक ही है। वैसे आज सुबह ही जेठानी जी मिलती बता रही थी कि उनकी बहू के मायके से तो हमेशा सिल्क की बढ़िया साड़ी आती है, एकदम हल्की फुल्की, पहनने में ही मजा आ जाए। चलो, अब हर घर के अपने अपने नसीब होते हैं। अब तेरी माँ ने अपनी समझ और औकात के हिसाब से जो भेज दिया, बढ़िया ही भेजा है। मन तो सबका करता है कि अपने बेटे के ससुराल से बढ़िया साड़ी भेजे, पर बेचारी क्या ही करे। शीला का चेहरा जो अभी तक खुशी से चहक रहा था, अचानक एक झटके में मुरझाकर उदास हो गया। ये सासू माँ मेरे मायके वालों की बुराई कर रही है या तारीफ? शीला की आंखें भर आती हैं। अच्छा माँ जी, अगर आपको मेरी मम्मी की भेजी हुई साड़ी इतनी पसंद नहीं है, हल्की है, तो वापस अभी इस साड़ी को कुरियर से भिजवा देती हूँ और मम्मी से बोल दूंगी कि अगली बार से बढ़िया साड़ी हो तो ही भेजे, वरना ना भेजे। शीला जैसे ही साड़ी का डब्बा उठाती है, सुमन तुरंत शीला का हाथ पकड़कर मासूमियत के साथ मीठी छुरी चलाते हुए बोलती है, अरे नाना बहू, तू पागल हो गई है क्या? साड़ी वापस क्यों कराएगी? तेरी माँ ने इतने प्यार से मेरे लिए साड़ी भेजी है, कितनी बढ़िया साड़ी तो है। मैं तुझे कहाँ कुछ कह रही हूँ पगली, मैं तो बस ऐसे ही बता रही थी तुझे कि मेरी जेठानी की बहू के मायके से उसके लिए सिल्क की साड़ी आती है और तू बुरा मान गई। तेरी ये साड़ी कम सुंदर नहीं है, हल्की फुल्की है, गर्मी में पहनने में आराम रहेगा। तो भी ना कुछ भी समझ लेती है। सासू माँ की बातें सुनकर शीला का दिमाग सुन्न हो जाता है और अपना सर पकड़ लेती है। हे भगवान, सासू माँ से राम ही बचाए, बिना कुछ कहे सब बोल भी देती है और फिर बोलती है कि अरे मैं कहाँ कुछ कह रही हूँ, मैं तो बस बता रही थी। अरे इनका बस चले तो बिना कुछ बोले सीधा कलेजा निकाल कर रख दे। मेरा बस चले ना, इनका मुंह ही सिल कर रख दूं, जो कुछ कहने की लायक ही ना बचे। अब 2 दिन बाद सुमन देवी के घर में सत्यनारायण भगवान की पूजा रखी होती है। सुमन देवी के अपने भाई को भी पूजा के लिए बुलाती है और शीला को बताती है, इस बार भी देखना, तेरे मामा ससुर हर बार की तरह 2-4 सेब से ज्यादा नहीं लाएंगे। ये नहीं कि बहन के यहाँ जा रहा है तो कम से कम 1-2 किलो सेब ले चले, ले जाने में भी तो कुछ अच्छा लगे। अरे माँ जी, आपके भाई हैं, जो प्यार से ले आए ठीक है। अरे मैं उसे कहाँ कुछ कह रही हूँ, मैं तो बस बता रही हूँ कि हमेशा वो जब भी आता है तो 2-4 सेब से ज्यादा नहीं लाता। मामा ससुर का नाम सुनते ही फिर क्या था, शीला को मौका मिल जाता है सासू माँ को सबक सिखाने का। शीला, इससे अच्छा मौका और नहीं मिलेगा। मामा ससुर आने वाले हैं और मौका तो सासू माँ ने खुद ही दे दिया। अब इन्हें पता चलेगा अच्छे से।
2 दिन बाद सत्यनारायण पूजा के लिए गांव से मामा ससुर यानी कि सुमन देवी के भाई पधारते हैं। इस बार शीला ने कसम खा रखी थी कि वो आज जो हो जाए सासू माँ की मीठी छुरी वाले अस्त्र को उनकी ही आरती उतारनी है, ताकि फिर कभी ना बोल सके कि मैं कहाँ कुछ कह रही हूँ, मैं तो बस बता रही हूँ। मामा जी घर में कदम रखते हैं और हमेशा की तरह सोफे पर अपना थैला रखते हैं। शीला तुरंत दौड़कर उनका स्वागत करती है, चाय नाश्ता सब कराती है, फिर उनके पास से रखा हुआ थैला उठाते हुए बोलती है, अरे मामा जी, सच सच बताइए, इस बार भी आप पक्का अपने झोले में वही 2-4 सेब ही लाए हैं ना? अब मामा ससुर अपनी बहन की तरफ हैरानी से देखते हैं। अरे बहू, तुझे कैसे पता चला कि मैं इस बार भी सेब लाया हूँ? अरे मामा जी, मुझे सब पता है। जब आप आते हैं हमेशा ही सिर्फ 2-4 सेब से ज्यादा नहीं लाते। आज तक कभी कोई मिठाई नहीं लाए। पास बैठी सोफे पर सुमन देवी का मुंह गुस्से से शर्म से लाल हो जाता है और सेकंड भी बिना चुपचाप रहे गुस्से से बोल पड़ती है, चुप कर, जब देख बिना समझे मुंह खोलती है, तमीज लिहाज है भी या नहीं, बस बकवास किए जा रही है। तभी शीला तपाक से मीठी छुरी बने सासू माँ की नकल करते हुए बोली, अरे माँ जी, आप ऐसे अचानक लाल पीली क्यों हो रही हो और मुझ पर क्यों भड़क रही हो? मैं आपको कहाँ कुछ कह रही हूँ, मैं तो बस बता रही थी कि मामा जी हमेशा सेब लाते हैं, आप इतना दिल पर क्यों ले रही हैं? अब सुमन देवी की बोलती पूरी तरह बंद हो जाती है। वो अपने ही अस्त्र में चारों खाने चित। सासू माँ के पास कहने को कुछ नहीं बचा था। सासू माँ को अच्छा खासा सबक मिल चुका था। ये बहू तो मेरी भी गुरु निकली, मेरी ही बाजी मुझ पर ही मार दी। तौबा तौबा, फिर कभी बोला तो। वाह रे शीला, आज सासू माँ को उनके ही हथियार से ऐसा धोया कि जिंदगी भर याद रखेंगी और फिर कभी हिम्मत नहीं करेंगी। मैं कहाँ कुछ कह रही थी, मैं तो बस बता रही थी।